क्या पाकिस्तान इस बात की इजाजत देगा कि उसके बॉर्डर्स का इस्तेमाल किया जाए ईरान पर हमले के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है, पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान कोई ऐसा काम नहीं करेगा ईरान के खिलाफ। तो अब बात आती है तीन। देखो, अगर कोई मुस्लिम वर्ल्ड में कोई देश जो ईरान के साथ बिल्कुल खड़ा हुआ था वो था पाकिस्तान। वो ही एक प्रकार क्रिटिसाइज कर रहा था इजराइल को। तो कहने का मतलब ये है कि आसिम मुनीर सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे हैं आज की तारीख में पाकिस्तान में। सर एक फंडामेंटल डिफरेंस, सॉरी आपको रुक रहा मैं, आसिम मुनीर की तस्वीरें लगा दीजिए स्क्रीन पर। ईरान का साथ भी दे रहा है, इजराइल को कंडेम भी कर रहा है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का ईरान आना कोई मामूली बात नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने आसिम मुनीर से मुलाकात की और फिर इस तरह का उनका ईरान दौरा ये संकेत देता है कि यदि अमेरिका ईरान के साथ सफल बातचीत करना चाहता है तो एक ही रास्ता है और वह है पाकिस्तान के रास्ते। हम अक्सर पाकिस्तान के भूगोल की अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। जिस ट्रंप के पास मोदी से मिलने के लिए 5 मिनट का भी समय नहीं था, वो आसिम मुनीर के साथ बैठकर लंच कर रहा है, गप्पे लड़ा रहा है। यह है नरेंद्र मोदी की दुनिया में एक नेता के तौर पर साख। और ऐसी साख बनी क्यों है? क्योंकि वो कायर हैं, कमक्ल हैं और संवेदनहीन हैं। देश की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाकर वो मजे करते फिरते हैं और उनके चेले इस मजाखोरी की बलाएं लिए फिरते हैं। जरा सोच कर देखिए कि यह भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक हार है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच के लिए बुला लिया। तौहीन है यह भारत की। और उसका स्वागत करते हुए ट्रंप एक बार फिर से सीज फायर पर मोदी को झूठा करार देता है कि पाकिस्तान महान है और दोनों देश महान है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अमेरिकी राष्ट्रपति का किसी आर्मी जनरल के साथ व्हाइट हाउस में लंच करना दुर्लभतम घटनाओं में से एक है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से नहीं, उसके आर्मी चीफ से सीधे बात करे। यह कोई साधारण बात नहीं है। कायदा यह कहता है कि कोई भी बात एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से करता है, वो छोटा हो या बड़ा हो। एक विदेश मंत्री दूसरे विदेश मंत्री से करता है। अगर आसिम मुनीर अमेरिका के किसी जनरल से मिल रहे होते तब भी बात समझ में आती है, लेकिन उनका स्वागत ट्रंप करते हैं और मोदी को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि सीज फायर मैंने कराया है। मतलब एक तरह से ट्रंप सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि मोदी ने झूठ बोला है, सीज फायर में मेरी कोई भूमिका नहीं है। गौर कीजिए, मोदी की ट्रंप से क्या बात हुई, इस पर मोदी ने खुद कुछ नहीं कहा है। यह कहानी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सुनाई है, लेकिन ट्रंप ने खुद कहा है और बार बार कहा है, हर फोरम पर कहा है कि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर उन्होंने कराया है। ईरान के पास इतनी ताकत कहां से आ रही है कि भाई वो झुकने को राजी नहीं है, ना ट्रंप की सुनता है ना कहीं से भी झुक रहा है। इनाज, अगर हम ईरान की हिस्ट्री में जाएं तो ईरान पता नहीं दशकों से सैंक्शनड है। इसका मतलब वो यूएस की या अमेरिका की सुन नहीं रहा है। और ईरान अपने आप को वहां एस्टैब्लिश कर, ईरान के पास भू क्षेत्र बहुत ज्यादा है और वो उसके पास है, उसके पास तेल भी है, तो उसको अपना इकोनॉमी भी चला सकता है। सैंक्शनड है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने सैंक्शन के बावजूद ऐसी मिसाइल्स कैसे बन पा रही हैं। हाँ। सबसे बड़ा सवाल ये है। और ये उसके लिए ये मिसाइल्स बनती हैं, वो उसकी अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी नहीं है। मैं आप लोगों को, दर्शकों को बता दूं, उसके पास नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है जैसे मेम्स होता है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सिस्टम। ये बहुत कम जगह फैब्रिकेट होता है, बहुत कम लोग बना सकते हैं बिना उसके जो इनकी घातक मिसाइल्स हैं। अब इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं, जैसे खिबार शिकान है, और अभी उन्होंने जो अल कासिम करके सुलेमान थे जिनको मारा था इजराइल ने, उनके नाम पर भी एक मिसाइल बनाई है कि हज कासिम करके बनाई है, वो मिसाइल भी हाइपरसोनिक है। I have just one question. Here. Do you think suspension of Indus Water Treaty is a wrong decision? Sorry, do I think what? Suspension of Indus Water Treaty is a wrong decision, do you think? No, we haven't suspended it. We have put in a bench. That basically means that the data will not be shared between the two countries, so they will not have the forewarning. Because देखिए, पाकिस्तान इज अ एग्रीकल्चर इकोनॉमी, कि वो ड्राउट होगा, कि फ्लड्स आ जाएंगे वहाँ पर। इफ़ देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ डेटा, ऑफिशियल उनको नहीं बता रहे, हम नहीं बता रहे, प्लस वी आर थ्रेटनिंग देम कि हम अपने रिजर्वॉयर्स बना लेंगे।
वो आप कुछ नहीं बनाएंगे, बिकॉज दे टेक टाइम एंड इन्वेस्टमेंट्स, और तब तक चाइनीज विल कम इन। तो हमने बेसिकली जो किया है, इट डजंट गो वेल विद आवर प्रोफाइल ऑफ वांटिंग टू बिकम अ मेजर पावर। ये छोटे मोटे मुल्क होते हैं ना, इधर उधर कुछ कर दिया टाइप्स। व्हेन यू आर अ मेजर पावर यू हैव टू थिंक बिग। दैट्स माय थिंकिंग। राइट, कि बैक चैनल से बहुत सारा खेल हो रहा है, ईरान के ऊपर फर्जी बम गिरा दिए गए, ये जानते हुए कि ईरान को कोई खास नुकसान नहीं हो रहा है। ट्रंप ने अपनी पीठ ठोक ली, उसको पीठ ठोकने की आदत है। और उसके बाद ईरान से कहा गया, यार बस अब रहने दो, अब तेल अवीव के ऊपर हमले बंद कर दो, हम भी उधर से हमले बंद करा देते हैं। अब अगर ऐसा हुआ है तो 2-4 दिन में समझ में आ जाएगा। आज तो ईरान ने कोई बड़ा अटैक नहीं किया। सुबह जो मिसाइल अटैक्स की खबरें आ रही थी, वो बेसिकली बताया ये जा रहा है कि हूथी की तरफ से आई थी। हूथी ने कह दिया है कि अमेरिका के साथ जो हमारा समझौता हुआ था, उस समझौते को हम तोड़ रहे हैं और अब फिर से हमारी मिसाइलें बरसना शुरू होंगी रेड सी के अंदर। तो यह मुमकिन है कि सुबह का हमला हूथी नहीं किया हो। इजराइल में हाल क्या है? इजराइल का हाल बुरा है। 1/3 से ऊपर बताया जा रहा है तेल अवीव बर्बाद हो गया है। हाइफा में जबरदस्त बर्बादी हुई है, ऑयल रिफाइनरी बंद पड़ी हुई है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बंद पड़े हुए हैं। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के बिल्डिंग पे जो बमबारी हुई थी, इंटीरियर मिनिस्ट्री की बिल्डिंग पे जो बमबारी हुई थी, मोसाद के कुछ हेडक्वार्टर्स पर जो बमबारी हुई थी, आईडीएफ के कुछ हेडक्वार्टर्स पे जो बमबारी हुई थी, उसने इजराइल को फिलहाल परेशान करके रखा है। वैसे भी 600 दिन हो गए, वहां पर भी कोई कंस्ट्रक्शन का नया काम नहीं हो पा रहा है। अब ये इतनी सारी बर्बादी के बाद जो कंस्ट्रक्शन के काम की जरूरत है, वो कंस्ट्रक्शन तभी हो पाएगा जब ये जंग रुकेगी। अगर ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलें आती रहेंगी तो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। और यहां जरा 1 मिनट रुक के सोचिएगा, ईरान की एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो है, इजरायली हमले को एब्जॉर्ब करने की, उसको बर्दाश्त करने की जो क्षमता है, वो ईरान से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बड़ा है वो इजराइल से। तो अगर आप एक आध इलाके में बम गिराएंगे भी तो दूसरे इलाके रहेंगे जहां लोग सेफ रहेंगे। लेकिन इजराइल जरा सा है। इजराइल के लिए ईरान की लगातार मिसाइलों की बमबारी बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल है, इसको एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, ईरान एक हिस्टोरिकल कंट्री है जहां जाने कितनी जंगें हुई हैं, पता नहीं कितनी जंगें वहां पे हुई हैं, करबला से लेकर आज तक, और उसके पहले भी जाने कितनी बार शहादतें हुई हैं, जाने कितनी बार जंगें हुई हैं। ईरान के लोगों ने बर्दाश्त किया है, वो हिस्ट्री कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में पैबस्त है। तो जितने मुमकिन जितने हमले हो सकते हैं उनके लिए वो दिमागी तौर पर पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं। इजराइल जुमा अभी 70-75 साल का है, आयतुल्लाह खामनेई की उम्र से भी बहुत कम है, और यहां ज्यादातर लोग बाहर से आकर बसे हुए हैं। लोकल तो कोई है नहीं, लोकल जो है उनको किनारे करके रखा गया है। तो वो बाहर से आकर बसे हुए हैं और उनको हमेशा आदत ये रही है कि गजा के ऊपर बमबारी हो और पहाड़ पर बैठकर आराम से उसको किसी टीवी न्यूज की तरह देखो, किसी टीवी प्रोग्राम की तरह देखो। खुद उनके ऊपर बमबारियां नहीं होती रही हैं, थोड़ी बहुत कभी इधर से हो गई, उधर से हो गई। इस तरह की बमबारी 70 सालों में पहली बार इजराइल के अंदर हुई है और इसको बर्दाश्त करना मुश्किल है। नतीजा क्या हुआ है? आपस में लड़ रहे हैं ऐसे। भारत ने हमेशा मॉरल स्टैंड लिया है। जो ताकतवर है वो मॉरल स्टैंड लेता है। नॉन अलाइंड थे, अब ऑल अलाइंड हो गए, फिर एवरी अलाइंड हो जाएंगे, ऑल इज फाइन हो जाएंगे। ये क्या शब्दों का हेरफेर है भाई? अरे भाई आप सीधा बोलिए, यस वी आर इंडिया, दिस इज आवर स्टैंड। टुडे यू हैव नो स्टैंड। और पाकिस्तान को अमेरिका के राष्ट्रपति ने बुलाया, उसके फौजी जनरल को। यह पहली बार हुआ इतिहास में जब किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के बजाय फैक्चुअली इनकरेक्ट। चार जनरल जा चुके हैं अमेरिका। They were presidents of Pakistan. Yahya Khan was the president of Pakistan. बिना पढ़े आ जाए ऐसे कैसे हो सकता है? Sorry madam, they went in the capacity as presidents. Yahya Khan was the president. Musharraf went as the president. Nobody went as an army general. ये पहला आदमी है जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बावजूद he has gone as an army general. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने, मुझे दुख होता है कहने हुए, जो हमें करना चाहिए था इंडिया को, वो पाकिस्तान ने फॉरेन नीति में किया है। दे आर प्लेइंग अ प्रोएक्टिव रोल विद ईरान, विद अमेरिका, नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, कम्युनिस्ट कंट्रीज हो गई, पाकिस्तान। और ये डर है अमेरिका को और इजराइल को कि अगर पाकिस्तान खड़ा हो गया ईरान के साथ और न्यूक्लियर सप्लाई किए तो शायद विश्व के अंदर जो आगे सत्ताएं होंगी वो अलग तरीके की होंगी।
ये काम भारत कर सकता था। वी हैव एवरीथिंग, वर्ल्ड क्लास आर्मी, न्यूक्लियर वॉरहेड्स, सशक्ति है, लोग हैं, टैलेंटेड मैन पावर है।